हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे। तो इस वीडियो में हम एथिक्स के आंसर्स को एनालाइज और कंपेयर करने की कोशिश करेंगे। तो ये जो आंसर होने वाले हैं वो किन टॉपर्स के होने वाले हैं। इसमें रैंक 1 आदित्य श्रीवास्तव और रैंक 2 अनिमेश प्रधान होने वाले हैं। ये जो एथिक्स का पेपर होता है ना, वो अपने आप में बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है। ऐसे में जो एथिक्स का पेपर होता है ना, जो एथिक्स के आंसर्स होते हैं उनको प्रिपेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये ऐसा सब्जेक्ट है कि यहाँ पे सब्जेक्टिव आपकी जो चीज़ें हैं वो निकल के आती हैं। जैसे अगर और सब्जेक्ट से कंपेयर करें, एग्जाम्पल के लिए अगर पॉलिटी से कंपेयर करें, एग्ज़ाम तो सब्जेक्टिव ही हो रहा है, जो मेंस का एग्ज़ाम है वो पूरा सब्जेक्टिव है। लेकिन पॉलिटी अपने आप में इतना ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट है, वहाँ पे ऑब्जेक्टिविटी ज़्यादा है। अगर बात करें ज्योग्राफी की, वहाँ पे ऑब्जेक्टिविटी ज़्यादा है। तो वहाँ पे आप सब्जेक्टिव एग्जाम में भी कहीं ना कहीं सिमिलर टाइप के ही आंसर्स फ्रेम करते हो। लेकिन एथिक्स में ऐसा नहीं है, एथिक्स में टोटली अलग होता है। और वही आप देखोगे आज का जो क्वेश्चन है उसमें ये चीज़ देखने को मिलेगी। इसके पहले भी हमने एक क्वेश्चन कंपेयर कर लिया है, तो जिसने वीडियो नहीं देखी है मैं सजेस्ट करूंगा कि इसको देख ले पहले वो, उसके बाद जो है यहाँ से कंटिन्यू करे। तो क्वेश्चन है, in acts of corruption, the focus is often only on the demand side of the equation. On public officials who abuse their office for private gain, frequently the supply side is given less attention. Those who pay bribes are sometimes depicted as innocent parties and victims of extortionary practices of wily public servants. Do you agree that collusive corruption in which there is a willing bribe giver is a formidable challenge for institutions fighting corruption? क्वेश्चन ऐसा कोई टफ नहीं है समझने में, इजी सा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन यही कह रहा है कि जो कोल्यूसिव करप्शन है, जहाँ पे गिवर और टेकर दोनों ही मिले हुए हैं, वो थ्रेट है कि नहीं जो इंस्टीट्यूशंस करप्शन से लड़ने की कोशिश कर रहे हैं उनके लिए। और इसमें एक और पार्ट है, समटाइम्स जो ब्राइब देने वाला होता है उसको इनोसेंट मान लिया जाता है। तो क्या ये आपके हिसाब से सही है या गलत है, ये भी बताना है। तो देखते हैं दोनों ने कैसे आंसर किया है। एथिक्स के क्वेश्चंस को भी आंसर करने का एक बेसिक पैटर्न है जो बाकी क्वेश्चंस में फॉलो किया जाता है, वो है इंट्रो बॉडी कंक्लूजन। तो यहाँ पे भी उसी तरीके का फॉर्मेट दिखेगा। तो आंसर शुरू होता है इंट्रो से, एक एक करके देखते हैं। इनका इंट्रो है, ऑफन द करप्शन इंडेक्स एंड द करप्शन लॉ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 फोकस्ड मोर ऑन द ब्राइब टेकर एज। इनका कहना है कि जो करप्शन टेकर है उस पर ज़्यादा फोकस है, जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 का उसका। और इसको बाद में इन्होंने कुछ पॉइंट्स रख के बताया। इनका इंट्रो देखते हैं। इन्होंने इंट्रोड्यूस किया, वर्ल्ड बैंक डिफाइंस करप्शन एज द मिस यूज ऑफ पब्लिक ऑफिस फॉर पर्सनल गेन बट दिस इग्नोर्स द सप्लाई साइड ऑफ द करप्शन हु। यहाँ पे देखिए, ये जो पार्ट है ना पहला वाला, वो कहीं ना कहीं एक स्मॉल इंट्रो कह सकते हैं हम, छोटा सा इंट्रो। लेकिन यहाँ पे क्या है कि ये इंट्रोड्यूस कैसे कर रहे हैं, अगले पार्ट से इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। ये तो कॉम्प्लीमेंट कर रही है वाली चीज़। मेन जो पॉइंट्स हैं वो इन्होंने यहाँ पे रखे हुए हैं। तो एक एक करके देखते हैं। यहाँ पे इनका जो पहला पार्ट था वो इंट्रोड्यूस कर रहा था, लेकिन सेकेंड पार्ट से इन्होंने भी यहाँ पे ये 3 पॉइंट्स रखे हैं। पहला पॉइंट है विलिंगली गिव ब्राइब। तो सप्लाई साइड में कौन है जो खुद से ब्राइब दे रहा है, वो भी जो है करप्शन कर रहा है। कोल्यूड विद द अथॉरिटीज़, यानी कि जो अथॉरिटीज़ है उनके साथ मिल के करप्शन कर रहा है। और तीसरा, डू नॉट स्पीक अगेंस्ट करप्शन, यानी कि जो करप्शन के अगेंस्ट बोल नहीं रहा वो भी कहीं ना कहीं करप्शन कर रहा है। तो ये इंट्रो था इनका। इनके 3 पॉइंट क्या है, ये कहते हैं कि जो ब्राइब टेकर साइड है ना उसको क्यों ये फोकस कर रहा है, जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है। पहला तो है रिस्पॉन्सिबिलिटी। उनको एक वर्क कल्चर दिया गया है ऑफिशियल को, और वहाँ पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का सेंस होता है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको दी जा रही है। इसीलिए इन पे ज़्यादा फोकस है कि सामने वाला अगर दे भी रहा है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो इंटीग्रल वर्क कल्चर को आप मेंटेन करो। दूसरा पॉइंट है, फॉर प्रोबिटी इन गवर्नेंस अपहोल्ड द राइट प्रेसिडेंट। प्रोबिटी को मेंटेन करिए, जो एक प्रेसिडेंट होता है उसको सेट करके रखिए, अपने सिद्धांतों को भटकाइए मत। दूसरा ये पॉइंट इन्होंने दिया। तीसरा पॉइंट है, ऑफिशियल इज अकाउंटेबल टू द गवर्नमेंट एंड द प्रोसेस। तीसरा पॉइंट ये दे रहे हैं कि ऑफिशियल जो है वो अकाउंटेबल है गवर्नमेंट को और जो पूरा प्रोसेस है उसको।
तो जो टेकर साइड है ना उस पे ज़्यादा फोकस है। गिवर का क्या है कि गिवर की अकाउंटेबिलिटी नहीं है इतनी ज़्यादा, गवर्नमेंट के लिए अकाउंटेबल नहीं है वो, प्रोसेस के लिए अकाउंटेबल नहीं है वो अपने काम के लिए खाली अकाउंटेबल है। तो इसलिए जो ये फोकस है वो टेकर की साइड ज़्यादा है। इनका ये इंट्रोडक्शन इनका इस तरीके से है। आगे बढ़ेंगे तो आगे का पार्ट दोनों ने एड्रेस किया, एक एक करके देखते हैं। तो ये तो इन्होंने बता दिया टेकर का। आगे लिखते हैं, येट द रोल ऑफ द गिवर ऑफ ब्राइब इज इक्वली इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे ये एड्रेस कर रहे हैं जो ये वाली बात हो रही थी सप्लाई साइड की, इसको भी ये एड्रेस कर रहे हैं कि इक्वली इंपॉर्टेंट है जो देने वाला है वो भी। और क्यों इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे इन्होंने कोल्यूसिव करप्शन की बात की है। तो यहाँ पे क्या लिखते हैं ये, ब्राइब गिवर नोज इट्स रॉन्ग टू गिव ब्राइब। जानता है, जो ब्राइब दे रहा है वो जानता है कि रिश्वत देना गलत है, लेकिन फिर भी वो दे रहा है अपना काम कराने के लिए। यहाँ पे इन्होंने दयानंद सरस्वती को कोट किया और नोअर डूअर स्प्लिट की बात की है। नोअर डूअर स्प्लिट ये है कि आपको पता है कि आप गलत कर रहे हो लेकिन फिर भी आप कर रहे हो। तो ये वाला चीज़ इन्होंने यहाँ पे मेंशन की है। अगले पॉइंट में, ब्राइब गिवर इज वायलेटिंग कांतियन कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव। ये जो कांतियन कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव है, इसका मतलब ये होता है कि कुछ चीज़ें सभी के लिए इक्वल होती हैं, मतलब सारे लोगों के लिए इक्वल होती हैं। और ये जो करप्शन है उसको ये कैटेगरी में डाल रहे हैं कि ये सभी के लिए गलत है। यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं नॉट यूनिवर्सली अलाउेबल। तो कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव का आप ये मतलब लगा सकते हो कि यूनिवर्सली अगर कोई चीज़ कही जा रही है या कुछ करने की बात हो रही है या ना करने की बात हो रही है तो उसको हम कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव में डाल सकते हैं। अगला पॉइंट है यूजिंग रॉन्ग मीन्स फॉर एनी वर्क। तो ये एक जनरल सा पॉइंट है, इसको नहीं भी मेंशन करते तो कोई दिक्कत नहीं थी। आगे अगला पार्ट है, इसको बाद में देखते हैं। यहाँ पे इनकी हेडिंग थी, यस कोल्यूसिव करप्शन इज अ फॉर्मेडेबल चैलेंज फॉर फाइटिंग करप्शंस। तो ये जो बात हो रही थी ना यहाँ पे कोल्यूसिव करप्शन की, उसको यहाँ पे इन्होंने एग्री करके दिखाया है कि ठीक है, जो क्वेश्चन की डिमांड थी वो सही है, क्वेश्चन कह रहा है जो, और फिर एड्रेस किया है। देखिए जो सब्जेक्टिव होने की बात मैं कह रहा था वो सब्जेक्टिव होना यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे इन्होंने क्लियरली जो है एक्सेप्ट कर लिया है, लेकिन रैंक 1 का आगे आप आगे देखोगे तो जो करप्शन की बात हो रही है जहाँ पे ब्राइब गिवर को इनोसेंट बताया जा रहा था वो यहाँ पे इन्होंने एड्रेस किया है, उसको हम आगे देखेंगे। पहले इस पार्ट को देख लेते हैं। पहला पॉइंट है इनका, कैटलाइजेशन एंड कंसंट्रेशन ऑफ पावर बाय कोलिजन ऑफ एलिट्स लीड्स टू करप्शन। कार्टलाइजेशन का मतलब आप लगा लीजिए कि ग्रुप बनाना, सिंडिकेट बनाना। तो इसको कहीं ना कहीं हम माफिया टर्मिनोलॉजी से रिलेट कर सकते हैं। रिसेंटली अभी एक मूवी आई थी, उसमें सिंडिकेट्स की बहुत बात हो रही थी, पुष्पा राज में। तो पुष्पा राजू में जो सिंडिकेट की बात हो रही थी वो सिंडिकेट भी कहीं ना कहीं एक ग्रुप है। और उसी तरह कार्टेल होता है, जब कार्टेल्स बना लेते हैं लोग तो उस कार्टेल में जितने लोग इन्वॉल्व हैं वो पावर्स का मिसयूज करते हैं, वो पावर्स को कंसंट्रेट करके रखते हैं। वो कहीं ना कहीं यहाँ पे इन्होंने बताया है कि जो एलिट्स हैं जब वो मिलके पावर को कंसंट्रेट करते हैं तो वहाँ पे जो है करप्शन देखने को मिलता है। तो वहाँ पे गिवर भी होता है और टेकर भी होता है। तो कोलिजिव करप्शन को इन्होंने इस तरीके से टारगेट किया। यहाँ पे वोहरा कमेटी का इन्होंने मेंशन किया और करप्शन को दिखाया कि कैसे ब्यूरोक्रेसी, पॉलिटिशियंस और कैपिटलिस्ट जो हैं ये तीनों मिलके करप्शन कर रहे हैं। आगे बढ़ेंगे। अगला पॉइंट इन्होंने कोलिजिव करप्शन को बताया कि कैसे ये कोर्सिव करप्शन को लीड करता है, जहाँ पे जो इनोसेंट मिडिल क्लास है, पुअर क्लास है, उनको फोर्स किया जाता है ब्राइब पे करने के लिए। तो जो लोग विलिंगली करप्शन कर रहे थे, विलिंगली पैसे दे रहे थे, जो ब्राइब दे रहे थे, उनकी वजह से ये इनोसेंट मिडिल क्लास को भी करना पड़ रहा है। वो ट्रांसफॉर्म हो रहा है किसमें, कोर्सिव करप्शन में। तो यहाँ ना चाहते हुए भी जो इनोसेंट मिडिल क्लास है उनको ब्राइब देनी पड़ रही है। अगला पॉइंट इन्होंने बैनलिटी ऑफ एविल का रखा है। यहाँ पे ये हैना एरेंट गेट्स एस्टेब्लिश्ड एज करप्शन एज अ कल्चर गेट्स एक्सेप्टेड एंड नॉर्मलाइज्ड। अब ये तो आइडिया नहीं है मुझे ये क्या इन्होंने लिखा है। ये लिखा है इन्होंने कि करप्शन जो है वो एक्सेप्ट किया जा रहा है और नॉर्मलाइज हो जा रहा है। तो ये यहाँ पे हैना एरेंट का इन्होंने मेंशन किया। ये बैनलिटी ऑफ एविल का कॉन्सेप्ट है, ये कहीं ना कहीं एडोल्फ आइकमैन एक पर्सनालिटी है। और होलोकास्ट की अगर आप बात करोगे, अगर होलोकास्ट को पढ़ोगे डिटेल में तो वहाँ पे एडोल्फ आइकमैन का बहुत नाम मेंशन होता है। तो जब
एडोल्फ आइकमैन के ऊपर केस वगैरह हुआ और जेरूसलम कोर्ट में लेके जाया गया उनको, तो वहाँ पे ये वाला कॉन्सेप्ट काफ़ी देखने को मिलता है, बैनलिटी ऑफ एविल। तो इसमें था क्या, इसमें ये कहा जा रहा था कि जो एडोल्फ आइकमैन है, एडोल्फ आइकमैन वही है जिसने ये गैस चैम्बर वगैरह डिज़ाइन किए थे। तो ये कहा जा रहा था कि जो एडोल्फ आइकमैन ने किया है, जो एट्रोसिटीज़ की है इनोसेंट्स के ऊपर, वो उसने खुद से नहीं की है, वो उसकी ड्यूटी थी, वो उसका जॉब था। तो इस तरीके के कुछ आर्ग्यूमेंट्स हैं, अगर आप डिटेल में देखना चाहते हो तो देख सकते हो। मेरे हिसाब से तो यही मतलब होगा इसका, कि नॉर्मलाइज किया जा रहा है ये सारी चीज़ें बोल के कि करप्शन जो है वो करता नहीं, इंसान को करना पड़ता है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो, मतलब इसका वही है, जो बैनलिटी ऑफ एविल है उसका मतलब यही है कि जो इनोसेंट्स को मारा गया, जो होलोकास्ट हुआ पूरा, उसमें जो नाजी ऑफिशियल था एडोल्फ आइकमैन, उसने जानबूझ के ये चीज़ें नहीं की, उसकी ड्यूटी थी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, इसलिए उसने लोगों को मारा। तो ये सारा कुछ जो है जेरूसलम में चला है, तो ये आप देख सकते हो। अगला पॉइंट इनका इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस पे है। एक चीज़ और मैं मेंशन करना चाहूँगा, अगर आपको इस तरीके के फ्रेजेस याद नहीं है, इस तरीके का कॉन्सेप्ट नहीं पता है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर इसकी बात करें बैनलिटी ऑफ एविल की, मैंने अगर होलोकास्ट के बारे में नहीं देखा होता और एडोल्फ आइकमैन की डिटेल्स और नहीं देखी होती, तो शायद मुझे भी पता नहीं लगता कि ये किस चीज़ की बात हो रही है। हो सकता है इनका इंटरेस्ट रहा हो इस फील्ड में, फिलोसॉफी वगैरह में, तो इस वजह से इन्होंने ये मेंशन किया। अब इसमें भी कैच क्या है कि आपको पता क्या है और आप याद करके आंसर कॉपीज में लिख क्या रहे हो, उन दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। ज़रूरी नहीं कि आपको अगर बैनल्टी ऑफ इविल का कॉन्सेप्ट पता है तो आप उसको आंसर कॉपी में लिखोगे, जैसे मुझे पता है, लेकिन अगर पर्सनली मैं कहूँ मुझे लिखना होता आंसर में, तो मैं शायद ही इस तरीके का पॉइंट रख पाता। तो ये टोटली नॉर्मल है। अगर आप टेंशन ले रहे हो कि नहीं आपको याद नहीं है इस तरीके की चीज़ें, तो इसमें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस का है। यहाँ पे बता रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ इन्फ्लेशन और डिक्रीजिंग परचेजिंग पैरिटी। तो इन्फ्लेशन अगर बढ़ रहा है या फिर परचेजिंग पावर कम हो रही है, तो उसकी वजह से जो करप्शन है वो देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो ब्राइब मनी है वो उनसे वसूली जा रही है, जो इन्फ्लेशन है वो उनसे लिया जा रहा है जो काम करवाने आ रहे हैं ऑफिशियल्स के पास। तो ये पॉइंट इन्होंने रखा है। अगला लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी का रखा है, कि जो करप्ट एलिट्स हैं वो मिसयूज़ करते हैं जो लूप होल्स होते हैं उनका, और निकल जाते हैं अपना काम करके, तो अकाउंटेबिलिटी नहीं रह जाती उनकी। एग्जाम्पल पे नीरव मोदी का इन्होंने दिया। फिर आगे जो है वे फॉरवर्ड की बात की है, तो वे फॉरवर्ड इन्होंने भी दिया, इन दोनों का साथ में देखते हैं। इससे पहले हम इनका ये पार्ट देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो सब्जेक्टिव होने की बात थी, इन्होंने पूरा जो आंसर था उसको एक हेडिंग के अंदर दिखा दिया, ये वाली हेडिंग, कि ठीक है कोलूसिव करप्शन से मैं एग्री कर रहा हूँ और ये सारी चीज़ें उसमें इन्वॉल्व है। लेकिन रैंक वन को आप देखोगे तो यहाँ पे इन्होंने हेडिंग क्या बनाई है, कि ठीक है पहला तो इन्होंने यहाँ पे एड्रेस किया कि जो गिवर होता है वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, और क्यों है ये सारा पॉइंट इन्होंने दिया दो। उसके बाद ये हेडिंग बनाई कि ठीक है इंपॉर्टेंट तो होता है इक्वली, लेकिन मेनी टाइम्स क्या होता है कि जो ब्राइब गिवर होता है ना वो एक्चुअली में इनोसेंट होता है। तो अगर एक्चुअल में इनोसेंट है तो वहाँ पे हमें ध्यान देने की ज़रूरत है कि प्रॉब्लम्स क्या हैं। वहाँ पे हम उसको ब्लेम नहीं कर सकते, वहाँ पे हम कोलिजिव करप्शन को नहीं कह सकते कि इस तरीके से मिल के लोगों ने करप्शन कर दिया, वहाँ पे उसकी मजबूरी है। तो वो मजबूरियों को यहाँ पे ये लिस्ट कर रहे हैं। पहला क्या है कि ऑफिसर्स जो हैं कैच फाइल्स इन द रेड टेप। तो ऑफिसर्स रेड टेपिज्म करते हैं और उसके बदले में ये लोग पैसे मांगते हैं कि आपका काम कराएंगे। तो ये एक पॉइंट इन्होंने दिया। अगला पॉइंट इन्होंने क्या दिया, कल्चर ऑफ करप्शन, एटीट्यूड ऑफ कोर्टेसी मनी। कोर्टेसी मनी का एक एग्जांपल दे रहे हैं यहाँ पे, ये कॉन्सेप्ट बता रहे हैं कि उनके अंदर ये हो जाता है कि ये हमारी कोर्टेसी का पैसा है, हमने अगर ये काम किया है तो हमें इसका पैसा एक्स्ट्रा मिलना चाहिए, और वो जो है करप्शन के कल्चर को जन्म देता है। तो सेकंड पॉइंट ये मेंशन किया। तीसरा इन्होंने सोशलाइजेशन फ्लॉ को मेंशन किया, कि लिटिल मनी जो है उसको फाइन माना जाता है करप्शन के बजाय। तो ये वाला जो है तीसरा पॉइंट है इनका, कि अगर छोटा मोटा कोई फाइन दे के निकल रहा है, जैसे अगर रोड ट्रैफिक्स की बात कर ले, तो वहाँ पे अगर ट्रैफिक पुलिस पकड़ती है तो इंडिया में एक है कि 100 की पत्ती दिखाओ निकल लो। तो वो जो छोटा पैसा है उसको करप्शन नहीं मानते लोग, उसको फाइन मानते हैं।
तो वो भी कहीं ना कहीं गलत पॉइंट है। तो ये 3 पॉइंट्स इन्होंने मेंशन किए। आगे इन्होंने वे फॉरवर्ड दिया है। तो वे फॉरवर्ड में क्या है कि पहला तो बता रहे हैं कि बोथ ब्राइब गिवर एंड टेकर नीड्स टू बी पनिश्ड प्रोपोर्शनेटली मोर टू द टेकर। अब ये कह रहे हैं कि देने वाले को जो है वो कम दीजिए आप पनिशमेंट, लेने वाले को ज़्यादा दीजिए। तो लेने वाले ऑफिशियल्स हैं, यहाँ पे इनका ऐसा कहना है। अगला पॉइंट है इंटेग्रिटी इज अबाउट होलसमनेस ऑफ कैरेक्टर। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि जो इंटीग्रिटी है वो कैरेक्टर के अंदर ही होती है। आप ऐसा नहीं है कि कैरेक्टर में अलग से ला सकते हो उसको। तो अगर आपके कैरेक्टर में है इंटीग्रिटी तो आपके लिए जो पैसा है वो मायने नहीं रखेगा, और वहाँ पे ये जो छोटे मोटे करप्शंस हैं वो नहीं देखने को मिलेंगे। और तीसरा पॉइंट है इनका एटीट्यूडिनल चेंज। तो यहाँ पे ये नुक्कड़ नाटक का मेंशन कर रहे हैं कि नुक्कड़ नाटक वगैरह करके एटीट्यूड में चेंज लेके आइए लोगों के। तो लोगों का जो एटीट्यूड है करप्शन करने का, उसमें चेंज लाने की ज़रूरत है। कंक्लूजन इन्होंने नहीं दिया है, यहाँ पे इन्होंने वे फॉरवर्ड भी दिया है और कंक्लूजन भी दिया है। तो देखते हैं दोनों। तो पहला तो ये बता रहे हैं कि डिजिटल टूल्स को यूज़ करिए, ई गवर्नेंस, एथिकल ट्रेनिंग को यूज़ करिए, वर्कशॉप दीजिए, अप्रिशिएट कीजिए, इंसेंटिवाइज करिए एथिकल कॉरपोरेट अगर हाउस हैं उनको, जैसे टाटा का एग्जांपल दिया इन्होंने। फिर उसके बाद कैग और लोकायुक्त जो ऑफिसेज हैं उन बॉडीज़ को स्ट्रॉन्ग करिए, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन करिए, सोशल ऑडिट करिए, और फाइनली कंक्लूड किया। तो इनका वे फॉरवर्ड ज़्यादा अच्छा लग रहा है इनके कंपैरिजन में। आगे कंक्लूजन देखते हैं। कंक्लूजन में ये मेंशन करते हैं हेंस एज कौशिक बसु वॉर्न्स अगेंस्ट संस्कृताइजेशन ऑफ करप्शन द सप्लाई साइड ऑफ इट मस्ट बी एड्रेस। तो कौशिक बसु का इन्होंने मेंशन किया है और करप्शन के संस्कृताइजेशन की बात की है इन्होंने कि कैसे जो करप्शन का संस्कृताइजेशन है वो दिक्कत देने वाली चीज़ है। तो ये था दोनों का आंसर। आई होप कि आपको काफ़ी कुछ क्लियर हुआ हो। दोनों के आंसर करने के पैटर्न में काफ़ी चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, और एथिक्स का जो पेपर है ना वो कहीं ना कहीं ट्रू सेंस में सब्जेक्टिविटी दिखाता है। तो यहाँ से आप एक आइडिया ले सकते हो कि आपको किस तरीके से एथिक्स के आंसर को करना है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही है। मैं उम्मीद करता हूँ कि काफ़ी कुछ इससे आपको वैल्यू मिली होगी। और अगर आपका कोई क्वेश्चन से रिलेटेड या फिर जनरल डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और अगर मुझसे पर्सनली कनेक्ट करना चाहते हो तो टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा आपको, और टेलीग्राम हैंडल है @teamreadyis। वहाँ पे आप मैसेज कर सकते हो और मैं आपसे वहीं मिलूँगा।